गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान के अंतर्गत दिए गए अध्याय अतीत में दबे पाँव, जो कि ओम थानवी जी के द्वारा लिखा गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ओम थानवी जी का व्यक्तिगत परिचय और पाठ का सारांश स्पष्ट किया था। अब हम पाठ प्रारंभ करेंगे और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें किस किस संरचना में, कैसे, किस रूप में, कहाँ से प्राप्त हुई है, इन सब बातों को हम देखेंगे। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के तो सबसे पुराने नियोजित यानी व्यवस्थित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी बाद के यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। मतलब ताम्र युग जो था उसमें सबसे बड़ा शहर क्या है? मोहनजोदड़ो। वह सबसे उत्कृष्ट भी है यानी उच्चतम। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। अब यहाँ पर खुदाई में क्या क्या चीज़ें मिली, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, अंडरलाइन करना है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य यानी प्रमाण रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए, क्योंकि रेल लाइन बिछने पर वहाँ का खुदाई का काम बंद हो गया। अब आगे बता रहा लेखक कि मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी जिसे कह सकते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन करना कितने क्षेत्र में फैला हुआ था और उसकी आबादी कितनी थी। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो भी उससे बचा जा सके। मतलब नदी के पानी में उनका विनाश ना हो, इसलिए उनको ऊंचाई पर बनाया गया। ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, अर्थात म्यूजियमों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडहर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। मतलब आज भी ऐसी अनुभूति होती है कि ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं पर भी नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर अधूरी क्यों रह जाती है? क्योंकि ऊपर का जो निर्माण था वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। अब इसके बाद बौद्ध स्तूप का चित्रण है। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण यानी खंडहर टीले पर बना।
कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर उस स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ पर आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ, इल्हाम यानी अनुभूति हुई कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि हमारी सभ्यता भी बहुत प्राचीन है। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। अब आगे पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार करके हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। पहली झलक ने हमें अपलक कर दिया। क्यों? क्योंकि इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। ये शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती बदली है, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियाँ बदल गई है। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है। भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना भी पढ़ या सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देख रखे हो, लेकिन ध्यान रखना उनको देखने से हमें देखने की अनुभूति नहीं होती। देखना क्या होता है? स्वयं अपनी आंखों से देखना होता है। बाकी सब क्या है? आँख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो क्या है? कदम ताल। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम को, आलम यानी वातावरण को, जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करते हुए। ये इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज बिल्कुल जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है और सिंध की धूप चौंधियाती है, यानी आंखों को चकाचौंध कर देती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे उन दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। अब देखिए गढ़ का स्ट्रक्चर कैसा है कि चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। राज सत्ता का अभिप्राय है राजा के द्वारा शासित, और धर्म सत्ता का अभिप्राय है धर्म के आधार पर शासित। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या ये रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? इस तरह से देखो, सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। अब यहाँ पर महाकुंड का स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीज़ों की जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है।
नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब क्या है कि आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं कि इमारतें भले ही खंडरों में बदल चुकी हो, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी है। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह क्या करता है, वह हमारे रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें आज तक अव्यवस्था या अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वो कामगारों की बस्ती है, अर्थात श्रमिक वर्ग की। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की, इतर यानी अन्य वर्ग की। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं कि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई हो। अब वह भी बंद हो चुकी है। धन्यवाद। बाकी अगले वीडियो में।